जिक्र एक बार फिर से दुनिया में डंका बजा है पीएम मोदी का। और अमेरिका कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद मैक्सन, राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेस दूसरे नंबर पर, उन्हें 66% रेटिंग मिली है। इसके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आते हैं एलन बर्सट, 58% रेटिंग। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, जिन्हें 49% रेटिंग मिली है। बड़ी बात यह कि इस रेटिंग में सबसे टॉप पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 76% मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में अंक प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री को एक बार फिर से एक ऐसे नेता के तौर पर पहचान जो कि ग्लोबली एक अच्छी खासी इमेज रखता है। कल व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री के लिए कही गई। उनकी तरफ से कहा गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे दबाव डालकर उसके फैसले को बदला नहीं जा सकता है। ग्लोबली न सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि सामने आती है बल्कि देश का मान भी लगातार बढ़ता है। इससे पहले भी जो रेटिंग्स लगातार फोर्ब्स की जारी हुई या अलग अलग एजेंसी जो सर्वे करते हैं उसमें भी प्रधानमंत्री हमेशा ही अव्वल है। और मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और इस फेस को लेकर कहीं ना कहीं 11 दिसंबर को स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। सस्पेंस खत्म हो सकता है। 11 दिसंबर तक भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में जो बीजेपी के 3 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो पर्यवेक्षक आए हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। 11 दिसंबर का दिन है, ठीक तरह से तारीख याद कर लीजिए। बैठक शाम 7 बजे और बैठक में सीएम का नाम तय होने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर बहुत खास हो जाता है 11 दिसंबर को बैठक का ये सिलसिला, क्योंकि जो तमाम नाम चले आ रहे हैं एक पैनल के रूप में, वो धीरे धीरे जमीनी स्तर पर उकेरे जाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सा नेता जमीनी पकड़ मध्य प्रदेश में और मजबूत करने वाला है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये डिसीजन बहुत ज्यादा खास, क्योंकि अटकलें कई सारी हैं। सीएम, डिप्टी सीएम, ये तमाम चीजें हैं जो लगातार चर्चाओं में चलती आ रही हैं। लेकिन धरातल पर क्या ये जो निर्णय है वो स्पष्ट रूप में नजर आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और जो एक बड़ा असमंजस पैदा हुआ है अलग अलग नेताओं की लिस्ट को लेकर, माना जा रहा है कि 11 दिसंबर की बैठक में ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। शाम 7 बजे बैठक है 11 दिसंबर को। तमाम पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे, विधायकों से चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी तब तक, और उसके बाद अंतिम निर्णय उस बैठक के बाद सामने आया। सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, लगातार आप ये हलचल देख रहे हैं, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर अब कहीं ना कहीं मंथन गुत्थी चलती आ रही है। बताइएगा क्या 11 दिसंबर को माने के नाम स्पष्ट हो पाएगा? बिल्कुल, लगभग आशा सभी की यही है अवंतिका। 11 तारीख का सभी को इंतजार है, चूंकि पहले से तस्वीर साफ कर दी गई, आप बता भी रहे थे। लेकिन अवंतिका, आज से जब ऑब्जर्वर आ जाएंगे, 3 ऑब्जर्वर, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री के चुनने के लिए वो यहां पर पहुंच रहे हैं, के लक्ष्मण, आशा लाखड़ा, ये 3 ऑब्जर्वर। लेकिन ऑब्जर्वर हम ये कहें कि विधायक से चर्चा करने या उनका मन जानने से ज्यादा यहां पर आला कमान का संदेश देने के लिए पहुंच रहे हैं। अवंतिका, जो मंथन दरअसल दिल्ली में चल रहा है, मंथन का ही फॉर्मूले पर चल रहा है। उस फॉर्मूले में जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि गुजरात फॉर्मूला भी सामने आ जाए, यानी कि सब कुछ बदल जाए। आप मुख्यमंत्री से लेकर आप पूरी कैबिनेट बदली हुई यहां पर देखें, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। कई दूसरे फॉर्मूलों पर भी चर्चा हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि भाई सब कुछ नया हो जाएगा। दूसरी तरफ उस बात को भी ख्याल में रखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महज 3 से 4 महीने का वक्त बचा, 4 महीने मान लीजिए आप, 4 महीने का वक्त बचा है। टारगेट यही है कि 2024 जो जिता पाएगा। और इसके साथ जो एक बड़ा फैक्टर है जिस पर चर्चा हो रही है वो है कि भाई जो अब केवल एक 5 साल नहीं, पंचवर्षीय नहीं, बल्कि 10-15 साल की राजनीति के लिहाज से कोई चेहरा चुना जाएगा। चर्चाओं में बहुत सारे चेहरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम चेहरे हैं। लेकिन हम फिर ऑब्जर्वरों की बात पर आते हैं। यहां पर 1 to 1 चर्चा करेंगे 163 विधायकों से, तो तमाम ये ऑब्जर्वर, स्वाभाविक है कि लंबा वक्त लगने वाला है और इसमें माइंडसेट जरूर विधायकों का किया जाएगा। उनसे हो सकता है उनका मन भी भांपा जाएगा कि भाई वो किसका फेवर कर रहे हैं, कौन उनके दिल में है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, सरप्राइजिंग एलिमेंट अवंतिका, जिसका हम लगातार जिक्र करते रहे हैं। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद
हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे। मनोहर लाल खट्टर जो मन जानने आ रहे हैं वो खुद सरप्राइजिंग एलिमेंट थे। और अब ये भी बता दें कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि दरअसल चेहरा होने कौन जा रहा है। जो 3 ऑब्जर्वर आ रहे हैं, केवल एक संदेश 163 विधायकों को, आला कमान का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, जेपी नड्डा का, यहां पर मिलेगा कि भाई जो नाम आएगा आपको उस पर मुहर लगानी है। 11 तारीख तक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उस दिन महज एक नाम होगा और उस पर मुहर लगेगी, ये तय मान लीजिए। लेकिन बार बार जब बड़े चेहरों की बात होती है तो फिर सबसे पहले स्वाभाविक तौर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है। लेकिन अब बहुत सारे नाम चर्चाओं में हैं। अब सरप्राइजिंग एलिमेंट जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, इस बार भी आपको देखने को मिलने जा रहा है अवंतिका। बिल्कुल। और मुझे लगता है प्रशांत, जिस तरह से आप भी लगातार इलेक्शंस देखते आ रहे हैं, जो प्रोसीजर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनाती हुई आ रही है, भले ही धरातल पर आप स्थिति कुछ और देखें, लेकिन अंदर खाने जो बातें चलती हैं उससे जरूर बीजेपी चौंकाती है। और इस बार भी जब शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया जाता है, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल का नाम लिया जाता है, तमाम समीकरण इसके पीछे जुटते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर चुकी है मध्य प्रदेश में कि कोई भी नाम हो, सत्ता आगे बढ़ा लेंगे। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और दूसरा ये कि हर जो जितने बड़े चेहरे जिनका नाम चल रहा है वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हम रेस में है नहीं। चर्चा चल रही अच्छी बात है, लेकिन हम कोई रेस में नहीं है, हम केवल 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। और यही बात फेवर में भी है। जिसने भी अगर बड़ा दावा कर दिया, समझ लीजिए कि उसका नाम उस लिस्ट से हट जाएगा अवंतिका। और इस लिहाज से बहुत सारे नाम हैं। और एक जो लाइन आई थी कि भाई विधायक ना भी हो, ऐसा चेहरा भी हो सकता है, तो ऐसे चेहरों में 2-3 चेहरे हैं। इसमें एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा था, दूसरा राज्यसभा सांसद सोलंकी हैं, उनका नाम चल रहा था। तो एक जो पहली बार मध्य प्रदेश में आप बहुत स्पष्ट मानिए कि ये होने जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ आपको डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि अभी 11 तारीख को तस्वीर साफ होगी, लेकिन ये तय मानिए आप कि ये फॉर्मूला इस लिहाज से होगा कि जातिगत समीकरण भी आपको साधने हैं, आदिवासियों को भी आपको साधना है, ओबीसी जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोटर है उसको भी आपको साधना है, और सवर्णों को भी आपको साधना है। यानी जो डिप्टी सीएम है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तीनों राज्यों में हो सकता है ये फॉर्मूला लागू किया जाए। और चूंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा कि आप जातिगत समीकरण साधते कैसे हैं। और इसमें आपको चूंकि जो सांसद या केंद्रीय मंत्री थे जो चुनाव जीत कर आए हैं, उन सभी ने इस्तीफे दे दिए। स्वाभाविक मानिए कि उन्हें सरकार में एडजस्ट जरूर किया जाएगा, या तो मंत्री के तौर पर हैवी पोर्टफोलियो के साथ या फिर डिप्टी सीएम के साथ उन्हें कोई बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। अवंतिका, इस तरह की आशाएं आप पूरी लगाइए। और 2 दिन बहुत रशाकशी रहने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि प्रशांत एक माइंडसेट हम लेकर चले कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में चौंकाने वाली निश्चित थी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार की अटकलें लगातार चल रही हैं सीएम फेस को लेकर। तो मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को नतीजे आए थे। एक बार फिर से आपको हम याद दिलाएं कि प्रचंड बहुमत के बाद अब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। हालांकि बीजेपी में 3 पर्यवेक्षक जो कि नियुक्त हो चुके हैं कल, और ऐसे में जल्द ही एमपी को मुख्यमंत्री मिलेगा, इसकी भी आशा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसे लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जो विधायकों की सीएम के नाम को लेकर राय जानेंगे। एमपी के लिए 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। एमपी के 3 पर्यवेक्षक के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, मनोहर लाल खट्टर। बीजेपी ने जिन 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। पर्यवेक्षकों का परिचय। के लक्ष्मण राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। के लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। वहीं आशा लकड़ा झारखंड की रहने वाली हैं। वो बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। यही नहीं, बंगाल में बीजेपी की वो सह प्रभारी भी रह चुकी हैं। आशा लकड़ा 2 बार रांची की मेयर रह चुकी हैं, जबकि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक एमपी में विधायक दल की बैठक कराएंगे, साथ ही विधायकों से सीएम के नाम पर राय ली जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही एमपी को नया सीएम मिल जाएगा।
और मध्य प्रदेश में सीएम के नाम की अटकलों के बीच ही बीजेपी के विधायकों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ शिवराज सिंह चौहान के समर्थक में हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंतजार की बात कह रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इन गलियारों में, एक और रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल बना हुआ है। सीएम के नाम को लेकर बीजेपी विधायक भी अपनी पसंद जाहिर कर रहे हैं। विधायक मदनी गौड़ के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू और लाडली बहना योजना विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए। उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का समर्थन किया। ये पार्टी और संगठन का विषय है। चूंकि मैं जब आम जन में जाती हूँ तो सभी की ओर से आवाज निकलती शिवराज भैया हमारे मुख्यमंत्री होंगे और जनता की आवाज मेरी आवाज है। बिल्कुल लाडली बहना का फैक्टर चला है और जिस प्रकार मैं देखती थी कि जिस दिन चुनाव थे, वोटिंग था, उस दिन बहनों की लंबी लाइन लगी थी और जिस तरह लाडली बहना योजना शुरू हुई थी तो बहनों ने खूब आशीर्वाद माननीय शिवराज भैया को दिया और भारतीय जनता पार्टी को दिया। उधर भोपाल पहुंचे प्रहलाद सिंह पटेल से जब सीएम के नाम को लेकर सवाल किया गया तो वे इसे कुछ इस तरह टाल गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है और आज मैं विधायक के तौर पर जाकर अपना कार्ड वगैरह बनवाऊंगा, इसके लिए आया। सर सीएम फेस को लेकर सरकार में क्या के लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी करना। मुख्यमंत्री के लिए प्रहलाद सिंह पटेल के नाम की भी चर्चा है। ऐसे में बीजेपी की विधायक दल की बैठक और ऑब्जर्वर्स पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इधर सीएम के नाम को लेकर राघोगढ़ में शिवराज सिंह चौहान के बयान को लेकर भी चर्चा है। उनका ये कहना था कि सीएम पद को लेकर किसी तरह की जद्दोजहद नहीं है, कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, पार्टी सभी पहलुओं पर विचार कर अपना फैसला जल्द ही लेगी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से फिलहाल कहा गया है। कोई जद्दोजहद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है। कार्यकर्ता अपना काम खुद करते हैं और पार्टी विचार करके फैसला करती है। कार्यकर्ता हम जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व सब चीजों पर विचार विमर्श करके वो अपना फैसला करेंगे। राघोगढ़ का जिक्र करें जहां शिवराज सिंह चौहान का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला है। शिवराज सिंह चौहान को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में हेलीपैड पर लोग पहुंचे और शिवराज ने लोगों से हाथ मिलाया, बच्चों को दुलार भी किया और जनता की तरफ फ्लाइंग किस भी उछाला। ये तस्वीरें देखिए, ये लोकप्रियता बयां करती हैं, ये तस्वीरें प्यार बयां करती हैं जनता का शिवराज सिंह चौहान की तरफ। और जैसे ही किसी खास कार्यक्रम में पहुंचते हैं मुख्यमंत्री, इसी प्रकार से अपार प्रेम जब लुटाती है जनता तो फर्ज शिवराज सिंह चौहान का भी बनता है कि रिवोट बैक करें। राघोगढ़ का ये नज़ारा, फ्लाइंग किस करते हुए शिवराज सिंह चौहान, और दूसरी तरफ आप देखेंगे जनता का हुजूम जो कि एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने के चलते उत्साह यहां पर दोगुना। और अब बात कर लेते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जो कि ग्वालियर पहुंचे और हजीरा अस्पताल का जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान तोमर ने लाडली बहनों को झुककर प्रणाम किया है। तोमर का यह कहना था कि बहनों ने चुनाव में आशीर्वाद तो दिया है, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं और बहनों के आशीर्वाद से लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। इस बात का दावा भी तोमर ने छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट भी जीतने का दावा कर दिया है। कमलनाथ पर हालांकि निशाना साधा। उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला है और जिसने आशीर्वाद दिया है उनको दंडवत तो करना ही चाहिए। लोकसभा ग्वालियर लोकसभा में भी मिलेगा आशीर्वाद। लोकसभा में तो 29 को 29 ही जीतेंगे हम। अच्छा, बा में कोई ढीलो हीलो और कछु नहीं है मामलो। लाडली बहना ने तय कर वो तो उड़न खरीदा होगा। इस बार छिंदवाड़ा की भी ले जाएंगे सीट। बिल्कुल बिल्कुल।
अगली खबर इंदौर से है, जहां गैस सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट हो गया। इस दौरान हादसे में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। गैस रिफिलिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बताएं कि बाद में दमकल की टीम यहां पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। शिप्रा थाना इलाके का ये पूरा मामला। इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिफिलिंग को लेकर अक्सर हिदायत दी जाती है, कई बार कहा जाता है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। इसके बावजूद गैस रिफिलिंग के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं। यही क्रम इस जगह भी चल रहा था। अचानक से ब्लास्ट हुआ, 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए, अस्पताल में इलाजरत हैं। और आग की लपटें उठती हुई साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आसपास लोग पहुंचे, फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, फौरन आग पर काबू पाया गया। लोगों की हालत फिलहाल गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इंदौर जैसे प्रमुख शहर में गैस रिफिलिंग को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है, ये चौंका देने वाली बात है। गैस रिफिलिंग के चलते ये हादसा, अक्सर इस प्रकार की घटनाएं आपने देखी होंगी। एक बार फिर से वही मंजर, पूरी दुकान को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां जमीनी विवाद में मारपीट हो गई है। पीड़ित परिवार ने कंट्रोल रूम का घेराव कर दिया। जमीनी विवाद में दबंगों ने पिटाई की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित पक्ष नाराज हो गया। मकड़ौन के ग्राम अहिल्या बावड़ी का ये पूरा मामला। घटना का लाइव वीडियो सामने आया। तस्वीरें आप देखिए, दबंगों की तरफ से इस परिवार के साथ मारपीट की गई। महिला को बुरी तरह से पीटते हुए ये लोग नजर आते हैं। परिवार की तरफ से शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। कंट्रोल रूम का घेराव करने के लिए परिवार पहुंचा। ये तस्वीरें आप देखिए, शर्मनाक तस्वीरें हैं उज्जैन की। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों की तरफ से मारपीट की गई। तस्वीरें देखिए, लाठी डंडों से बुरी तरह से इस महिला को मारा जा रहा है। पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। ये वीडियो सामने आने के बावजूद, इतने पुख्ता सबूत होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पीड़ित पक्ष अब इससे नाराज है। मकड़ौन के ग्राम अहिल्या बावड़ी का ये पूरा मामला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से गंभीर लापरवाही, तमाम सवाल खड़े करते हैं। घटना जिसमें साफ तौर पर आप देखेंगे किस प्रकार से दबंग परिवार को परेशान कर रहे हैं, मारपीट करते हैं और पुलिस मौन बैठी हुई है। और अब जिक्र करेंगे राजधानी भोपाल का। आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज दूसरा दिन है और फजर की नमाज के साथ ही इज्तिमा कल शुरू हुआ था। 4 दिन चलने वाले मजहबी समागम का समापन सोमवार को दुआए खास के साथ होगा। इज्तिमा को लेकर 125 पंडाल बनाए गए हैं। साथ ही 5 लाख से ज्यादा जमातियों के ठहरने का इंतजाम यहां पर है। पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। और अगली खबर श्योपुर से है, जहां गौवंश से भरा एक मिनी ट्रक जब्त कर लिया गया है। 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीरपुर थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। आपको बताएं कि 1 दर्जन गौवंश को मुक्त कराया गया है इनके कब्जे से। गौ तस्करी की पूरी संभावना और उसी के चलते 3 आरोपी ऐसे जिन पर मामले दर्ज हुआ है। देर रात की ये पूरी घटना, जब ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, श्योपुर पुलिस की तरफ से फौरन सक्रियता बरती गई। गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया है। 3 आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है। बीरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो देर रात की तस्वीरें हैं। गौवंश भरकर ट्रक में ले जाए जा रहे थे। तस्करी की आशंका और इसी के चलते आरोपियों पर केस दर्ज। और अगली बड़ी खबर दतिया से है, जहां दबंगाई की खबर सामने आ रही है। कर्मचारी की जमकर पिटाई हुई है। 4 लोगों ने कर्मचारी से मारपीट की। कोतवाली थाने के रंग महल गार्डन की पूरी घटना, मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। 4 दिसंबर की पूरी घटना बताई जा रही है, जो कि अब तस्वीरों के साथ ही वायरल होती है। तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। मारपीट की गई कर्मचारी के साथ 4 लोग साफ तौर पर आपको नजर आएंगे किस प्रकार से खुलेआम मारपीट करें। आसपास राहगीर भी मौजूद है, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। दतिया की ये तस्वीरें हैं। 4 दिसंबर की घटना, सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हुआ। और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने महाकाल लोक में 21 फीट के शिवलिंग के निर्माण का काम करवाया है। बताया जा रहा है कि छोटे छोटे 15 शिवलिंगों को जोड़कर एक बड़ा शिवलिंग तैयार किया जाना है। इसकी ऊंचाई 15 फीट है।
और अभी मंदिर को श्रद्धालु द्वारा बहुत पसंद भी किया जा रहा है। ये कुछ ढांचा है जो कि अभी बनकर तैयार हुआ है, धीरे धीरे पूर्ण रूप ये लेगा। श्रद्धालुओं को मंदिर के निर्माण का इंतजार भी है, इसकी भव्यता देखते ही बनती है। तो ये खास तस्वीरें, एक तरफ महाकाल लोक एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनता हुआ और दूसरी तरफ ये छोटी छोटी पहल और ये छोटी छोटी आकृतियां जो कि निश्चित ही तमाम श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती हैं। 21 फीट का ये शिवलिंग जो कि छोटे छोटे शिवलिंग से तैयार किया जा रहा है, ये मूर्त रूप लेने में भी अभी समय लेगा, लेकिन इससे पहले ही आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बना हुआ। आपको पता ही है किस प्रकार से महाकाल लोक के निर्माण के बाद से श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।